वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। सिर्फ भाजपा को छोड़ के बाकी जितने भी विपक्षी दल है, 28 जो INDI की टीम है, सब इसका विरोध कर रहा है। बोला इसको ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। क्या लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? ये हो सकता है कि बीजेपी, देखिए हमारा जो देश है, ठीक है, हमारा जो देश है, किसी भी बात बोल देना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि अगर देख लिया गया कि किसी भी तरीके से ये वन नेशन वन जो है ये पास कर दिया, लोकसभा से पास हो गया, तो ऐसा होगा। ऐसा होने से भाजपा को फायदा 100% होगा, ये भी हमको मालूम नहीं लगता, क्योंकि गणतांत्रिक देश है। कि भारत में एक देश एक चुनाव संहिता लागू करना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन कोड, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड, यानी समान चुनाव संहिता बहुत जरूरी है लागू करना। हमारे देश में पूरा का पूरा जो सरकार है, गवर्नेंस का सिस्टम है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। हो भी सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम पंचायत इलेक्शन का ही मान लीजिए, एक दिन में वोट करने से कितना रिगिंग हुआ, कितना बैलेट पेपर लूट हो गया। अगर पूरा इंडिया में एक दिन में वोट होगा, वन नेशन वन वोट या वन नेशन एक ही वोट होगा, तो ऐसा कोई मिसहैप होने का चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, इस पे मुद्दा हम आप भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत दूर का बात लग रहा है। यहाँ पर मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया जाता है, लेकिन उसके मुद्दा के ऊपर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, अगर वो आएगा तभी वो दिखा जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जी बोल रहा है कि वन नेशन वन वोट, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि लेजिस्लेशन वोट अलग है, ठीक है, पार्लियामेंट वोट अलग है, और ये जो पंचायत वोट और म्यूनिसिपैलिटी ये सब वोट अलग है। अगर वो होगा, वन नेशन वन वोट होगा, तो इतना भेदाभेद रखने का भी जरूरत नहीं। अतः हमको तो तब लगता है कि हर राज्यों का जो विधानसभा है उसको तोड़ दो, जो पंचायत है उसको तोड़ दो, जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको तोड़ दो, सिर्फ विधानसभा को रख दो, सिर्फ पार्लियामेंट को रख दो, या पार्लियामेंट को तोड़ दो, विधानसभा को रख दो। ये सब मुद्दा भी आएगा, ठीक है। तो उसका क्या फायदा होगा, एमएलए का क्या फायदा होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव वोट में आप जानते हैं एमएलए निर्वाचित होता है, पार्लियामेंट वोट में एमपी निर्वाचित होता है। अगर वन नेशन वन वोट होगा, म्यूनिसिपल वोट में म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन निर्वाचित होता है, और जो विलेज का जो वोट होता है, जो पंचायत वोट में पंचायत प्रधान या पंचायत बोर्ड गठन होता है। अगर वन वोट होगा तो ये सब जो मुद्दा आएगा, ये सब जो वोटिंग है, ये सब जो प्रोसेस है, वो कैसे बांटा जाएगा। देखिए बोलने का तो बहुत सहज है, लेकिन आप लोग को तो ये सब भी तो सोच के बोलना चाहिए। इसके बारे में संसद में चर्चा करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है, और इसके बारे में ब्रीफ से चर्चा होगी, जिसमें सभी विपक्ष दलों को आने के लिए बात की गई। और इसके साथ साथ जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति थे उनको इसका अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन विपक्ष दल बोल रहे हैं कि एक साथ में कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, और यदि पॉसिबल हो भी जाता है तो इसके लिए भाजपा को ज्यादा जीत मिल जाएगी और हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। सीधा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, वो जो मैंने पहले बोला वही बात है कि टू फोल्ड हो सकता है। और भाजपा को जो बात हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन हमको लगता नहीं कि ये वही वो इंडिया जोट जैसा ही बात है, ठीक है। हमको लगता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना स्टेप है। अगर तुम लेजिस्लेशन वोट ऑफ कर, वन नेशन वन वोट अगर हम मान के चले, तो सभी वोट को ऑफ कर देना होगा, एक ही वोट होगा। तो एक ही वोट में एमएलए, एमपी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन कैसे निर्वाचित होगा? और तो कोई वोट नहीं होगा। मान लीजिए कि म्यूनिसिपैलिटी का 5 साल खत्म हो गया, वो कैसे वोट करेगा? मान लीजिए कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी का 5 साल खत्म हो गया, वोट करना चाहिए। अगर ये वोट हो भी जाए, तो वो बोलेगा कि इस टाइम मेरा वोट नहीं है, इस टाइम मेरा 2 साल चल रहा है, कैसे वोट होगा? तो ये सब स्टॉप करके जाना पड़ेगा। ये भी कोई बड़ा तो डिसीजन नहीं है, हमको लगता नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। जो बुलाया गया, हम भी देखेंगे क्या मुद्दा उठेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमको तो लगता है इसका ऊपर केस भी होना चाहिए, ठीक है। और मान्यता, अगर लॉ भी डिफरेंट लॉ भी है, आप देख लीजिए, म्यूनिसिपल लॉ है,
पंचायत लॉ है, ठीक है, लेजिस्लेटिव के लिए अलग लॉ है, तो लॉ भी इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। संसद भवन जो है पार्लियामेंट, अगर हम मान लीजिए कि पार्लियामेंट सिर्फ रहेगा तो विधानसभा को सब कुछ बंद कर दो, विधानसभा को उठा दो। वन नेशन अगर होगा, वन नेशन वन वोट, तब विधानसभा को निर्वाचन कोई नहीं जरूरत होगा, पंचायत निर्वाचन की जरूरत नहीं होगा। ये तो क्या बात है, ये तो हमको लगता नहीं, माने इन जनरल हमको लगता नहीं। बाद में अगर उसका कोई मुद्दा है, अगर उसका कोई ऐसा कोई बात है तो वो बाद में देखा जाएगा, क्या कौन सा बात में आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो बाद में देखा जाएगा। दुनिया के 48 देशों में चुनाव एक साथ होता है, चुनाव की डेट फिक्स होती है और चुनाव भी संडे को होता है, वर्किंग डे में चुनाव भी नहीं होता। और जैसे चुनाव होता है, अगले 4 साल के बाद चुनाव कब होगा या 5 साल के बाद चुनाव कब होगा, उसकी डेट फिक्स हो जाती है। भारत में हर साल 4-5 चुनाव होता है, कभी पार्षद का होता रहेगा, फिर प्रधान का होता रहेगा, फिर विधानसभा का होता रहेगा, फिर लोकसभा का आ जाएगा। पता चला पहले यूपी में हो रहा है, फिर बगल में हरियाणा में शुरू हो गया, फिर बगल में दिल्ली में शुरू हो गया। तो सामान्यतया जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया हैं, वो पूरे 5 साल लगातार केवल और केवल चुनाव में ही व्यस्त रहते। ज्यादातर इसमें लोग सांसद और विधायक हैं। तो कौन कहे वो संसद और विधानसभा में बैठ के अच्छा कानून बनाए, वो दिन रात केवल और केवल चुनाव कैसे जीता जाए इस पे अपना ध्यान लगा के रखते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि भारत में एक देश एक चुनाव संहिता लागू करना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन कोड, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड, यानी समान चुनाव संहिता करती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगी उसके लिए कोई नियम कानूनी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां बेलगाम है। आज तक पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं बना। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं है, सब आरटीआई के दायरे में है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है, इतना बड़ा काम है। अल्टीमेटली जो सरकार बनती है वो करती क्या है, मैनिफेस्टो को लागू करती है। मैनिफेस्टो कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया गया मैनिफेस्टो 5 साल तक सरकार लागू करती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, सरकारी विभाग आरटीआई के दायरे में है, लेकिन सरकारी विभाग जो मैनिफेस्टो जिसका लागू करते हैं यानी पॉलिटिकल पार्टी, वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। इस पे एक मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए 2000 रुपए से ज्यादा कैश लेना और 2000 रुपए से ज्यादा कैश खर्च करना, ये बंद होना चाहिए। ये जब तक कैश लेन देन वाला सिस्टम बंद नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, तब तक जो पॉलिटिकल करप्शन है ना, राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो बंद नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बैन होना चाहिए कि न वो 2000 रुपए से, एक व्यक्ति से 2000 रुपए ज्यादा कैश ले सकती हैं, न किसी भी काम पे 2000 रुपए से ज्यादा कैश खर्च करती हैं। करोड़ों रुपए दिखा देती हैं कि हमने कैश में खर्च कर दिया, राजनीतिक रैलियों में, इसमें उसमें खर्च करती हैं। 10 करोड़ दिखाती हैं, 5 करोड़, 2 करोड़। इसलिए 100% ये बैन होना चाहिए। केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन, आज की डेट में जब आम जनता डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रही है, इवन किसान मजदूर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गोलगप्पे वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टियां डिजिटल ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकती है? पॉलिटिकल पार्टियों की सीएजी ऑडिट अनिवार्य होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी है, उसको जमीन मिलती है, उसको फ्री एयर टाइम मिलता है, दूरदर्शन के ऊपर टैक्स में छूट मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों की सीएजी की ऑडिट जरूरी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों, एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध भी होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिशियन जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घोले, जाति के आधार पे अगड़ा बनाम पिछड़ा करे, भाषा के आधार पे बंगाली बनाम हिंदी करे, क्षेत्र के आधार पे गुजराती बनाम महाराष्ट्रियन करे या तमिल बनाम बंगाली करे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान करना पड़ेगा। तब जाके ये जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घुलेगा। नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जोड़ने का नहीं काम कर रही हैं, केवल तोड़ने वाला काम कर रही हैं। इसी तरीके से आज की डेट में वोटर लिस्ट बिल्कुल अलग अलग है। एक वोटर लिस्ट है पार्षद प्रधान वाली, एक वोटर लिस्ट है विधानसभा चुनाव वाली, एक वोटर लिस्ट है लोकसभा के चुनाव की। पूरे साल
सरकारी टीचर, सरकारी महकमा केवल इसी काम में लगा रहता है, वो केवल वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है। क्यों? जब व्यक्ति खुद जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है, खुद जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकता है, तो खुद जाके अपनी वोटर आईडी नहीं बनवा सकता है क्या? इस समय पोस्ट ऑफिस के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, सब कुरियर ने छीन लिया। इस समय पोस्ट ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस को वोटर रजिस्ट्रेशन का नोडल सेंटर बना दीजिए। हर गांव में पोस्ट ऑफिस है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पोस्ट ऑफिस नहीं है। और गांव वालों को पोस्टमैन गांव वालों को जानता है, गांव वाले पोस्टमैन को जानते हैं। जिसको अपना वोटर आईडी बनवाना होगा अपने पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहां से अपना वोटर आईडी बनवा लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये पोस्ट ऑफिस है ना, इसको वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर लिस्ट का नोडल सेंटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसी तरीके से कंपल्सरी वोटिंग बहुत जरूरी है। 18 साल के बाद आपको वोटिंग का राइट मिल रहा है, तो कुछ टर्म्स कंडीशन तो होनी चाहिए ना। सरकार अगर किसी को कुछ देती है, बिजली देती है, तो भी कहती है भैया देखो बिजली मिसयूज मत करो। पानी भगवान देता है, फिर भी सरकार कहती है पानी को मिसयूज मत करो। एयर पोल्यूशन के लिए कानून है, वाटर पोल्यूशन के लिए कानून है, नॉइज पोल्यूशन के लिए कानून है, बिजली के लिए कानून है, हवा की। वोटिंग को फंडामेंटल ड्यूटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। जैसे वोटिंग का राइट